हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमने अभी तक अपनी 11th क्लास की अकाउंटेंसी में से एक ही टॉपिक डिस्कस किया है जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। एक चैप्टर है 11th क्लास में सिंपल सा प्रोविजन एंड रिजर्व्स, जिसको हम 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। एक क्लास में प्रोविजन डिस्कस करेंगे, एक क्लास में रिजर्व्स डिस्कस करेंगे। तो आज का हम टॉपिक रिजर्व का ले रहे हैं। आज की ही क्लास में हमारा ख़त्म भी हो जाएगा टॉपिक। तो आइए देखिए रिजर्व्स। रिजर्व्स हम उस पैसे को कहते हैं जो हमने अपने कमाए हुए प्रॉफिट्स में से साइड में रख दिया है, खर्च नहीं किया है, उसे हम रिजर्व कहते हैं। चाहे वो हमने बाद में यूज करने के लिए साइड में रखा हो या किसी स्पेशल पर्पस के लिए साइड में रखा हो, वट एवर द केस में बी, उसे हम रिजर्व कहते हैं। आई रिपीट, रिजर्व्स हम उस पैसे को कहा करते हैं जो बिजनेस के अर्न किए हुए प्रॉफिट में से साइड में रख दिया जाता है, खर्च नहीं किया जाता। रिजर्व को हम रिटेन्ड अर्निंग भी कह सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का मीनिंग क्या हुआ? अर्निंग का वो पार्ट जो हमने रिटेन करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। रिजर्व को हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस प्रॉफिट जो हम जोड़ते चले आ रहे हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जुड़ते रहना। सपोज हम पिछले कई साल से अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा साइड में रख देते हैं तो वो हर साल जुड़ ही तो रहा है, उसे ही हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहेंगे। आई होप आपको रिजर्व का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। रिजर्व्स जो है वो हम 2 पार्ट के डिस्कस करेंगे। एक रेवेन्यू रिजर्व्स, एक कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है ऐसे रिजर्व्स जो हमने रेवेन्यू नेचर की एक्टिविटीज से कमाए हुए प्रॉफिट में से क्रिएट किए हैं। आई रिपीट, ऐसे रिजर्व्स जो हमने अपनी डेली नेचर की एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट में से क्रिएट किए हों, उन्हें हम कहेंगे रेवेन्यू रिजर्व्स। फॉर एग्जाम्पल, डेली बेसिस पे तो हम अपने गुड्स ही बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं हम, अगर हमारा सर्विसेज का बिजनेस है तो उस पैसे से कमाए हुए प्रॉफिट, उन एक्टिविटीज से कमाए हुए प्रॉफिट में से जो हम पैसा साइड में करेंगे उसे हम रेवेन्यू रिजर्व कहेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा मीनिंग आपको। रेवेन्यू रिजर्व फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है। जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व।
जनरल रिजर्व एज द नेम सजेस्ट जनरल, जिसका यूज जनरल हो, मतलब ये वो पैसा है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां भी आपको कमी दिखाई दी इस पैसे में से यूज करके आप अपना जरूरत पूरी कर सकते हो। स्पेसिफिक रिजर्व एज द नेम सजेस्ट स्पेसिफिक, इस रिजर्व को क्रिएट करने के कोई स्पेशल पर्पस होते हैं। जैसे हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े खर्चे एज्यूम करके चलता है। सपोज अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, घर बनाने के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक खर्चे हैं जिनको हो सकता है एक पर्सन 8-10 साल से एक्यूमुलेट कर रहा हो, जोड़ रहा हो उसके लिए पैसे। तो वो पैसा उस स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज होता है जिस पर्पस के लिए वो क्रिएट किया गया था। उन्हें कहते हैं हम स्पेसिफिक रिजर्व। मैं रिपीट करता हूं एक बार, स्पेसिफिक रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो हमने किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किए गए हैं, वो वहीं पर ही यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम। एक रिजर्व होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेट आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है जो 5 लाख रुपए की है। अब उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है। फ्लक्चुएट मतलब अप डाउन हो सकती है उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप होगी तो आपको नुकसान नहीं है, फायदा है। बट अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन चली गई तो आपको एक लॉस होगा। उस लॉस की भरपाई करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाया करेगी अगर, तो उस पैसे को मैं इस रिजर्व से एडजस्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने क्रिएट किया हुआ है 30,000 और क्वेश्चन में लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 4,80,000 जिसकी कॉस्ट थी 5 लाख। मतलब 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 4,80,000 रुपए हो गई है। तो आपको 20,000 का लॉस है। उस 20,000 के लॉस को एडजस्ट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ करते हो। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मीन्स अप डाउन हो जाए वैल्यू। तो अगर वैल्यू डाउन होती है तो एक नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप ये रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट रिजर्व का एग्जांपल है हमारा स्पेसिफिक रिजर्व का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन मीन्स एम्प्लॉयज, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। अगर कल को कंपनी को अपने एम्प्लॉयज से कोई कंपनसेशन पे करना पड़ जाए, केस कुछ भी हो सकता है, अपने एम्प्लॉय से पैसे देने पड़ जाए, उस पैसे को देने के लिए इस रिजर्व का यूज हो सकता है। तो ये किस लिए क्रिएट किया गया है ये वाला रिजर्व, कि अगर कल को हमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपने एम्प्लॉय से कोई कंपनसेशन पे करना पड़ गया, इसलिए हम साइड में पैसा जोड़ रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। थर्ड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन
रिजर्व। कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। तो सपोज कंपनी की पॉलिसी है कि वो 10% डिविडेंड हमेशा देगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि एवरी ईयर इतना प्रॉफिट हो कि डिविडेंड आराम से दिया जाए। सपोज इस साल आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप 7% डिविडेंड ही पे कर सकते हो, 10% नहीं कर सकते, बट आपको तो अपनी पॉलिसी मेंटेन करनी है, बट प्रॉफिट है इनसफिशिएंट, तो इस रिजर्व का यूज़ करोगे, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व का। एज द नेम सजेस्ट डिविडेंड इक्विलाइजेशन, ये वाला रिजर्व आपकी मेंटेन की हुई पॉलिसी में जो डेफिशिएंसी आ रही है उसको इक्वल लाने की कोशिश करेगा। लेट आपने पे करना था 10% डिविडेंड, बट आपका प्रॉफिट है इतना कि आप 7% तक पे कर सकते हो, तो 3% की जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ से यूज़ हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको शायद। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, रिजर्व्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीदा है, कोई मशीन, कोई कार खरीदी है आपने जिसकी कोई लाइफ है 8 साल, 10 साल, 15 साल। तो जब उस मशीन को 10 साल हो जाएंगे, लेट उस मशीन की लाइफ 10 साल थी, तो क्या 11वें साल के हम बिजनेस बंद कर देंगे? 11वें साल में हम बिजनेस तो करेंगे। मशीन की लाइफ थी 10 साल, तो इट मीन्स 11वें साल नई मशीन आएगी, जो हमें आज ही पता है कि 11वें साल के 11 साल बाद हमें दोबारा से इतनी रुपए का खर्चा करना है मशीन लाने के लिए। तो क्यों ना हम इन्हीं 10 साल में मशीन को रिप्लेस करने का पैसा जोड़ दें। तो इस तरह के पैसे जोड़ने के लिए मेंटेन होता है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट वाला रिजर्व। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जैसे कंपनी अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट शेयर इशू करके पूरा करती है, कि शेयर इशू करती है, पब्लिक से पैसे ले लेती है, इसी तरह एक और सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसका नाम है डिवेंचर्स। कंपनी पब्लिक में डिवेंचर्स इशू करती है अपने और फंड्स रेज कर लेती है। अब डिवेंचर जो इशू किए गए हैं कंपनी के द्वारा, वो कभी ना कभी रीपे भी होने होते हैं। 5 साल 10 साल बाद रीपे करने होते हैं कंपनी को वो डिवेंचर्स। तो आज ही कंपनी को पता है कि आपका 8-10 साल बाद कोई खर्चा आने वाला है, डिवेंचर्स को रीपे करने के लिए भी आपको पैसा चाहिएगा। तो ऐसे रिजर्व्स इसलिए मेंटेन किए गए हैं कि डिवेंचर को रीपे करने का पैसा जोड़ा जा सके। तो रिडम्पशन का मतलब रीपे करना ही होता है। हमने स्पेसिफिक रिजर्व अपना विद एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है, एक बार समराइज कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया है हमने कि कल को अगर हमारी की हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आती है तो एक नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने ये रिजर्व बना लिया है, यहाँ से पैसा एडजस्ट कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कल को हमें अपने एम्प्लॉयज से कोई कॉम्पनसेशन पे करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे किसी वर्कर का मशीन में हाथ आकर के उंगली कट गई उसकी प्रोडक्शन के दौरान, तो वो हमसे कंपनसेशन डिमांड कर सकता है कि आपकी फैक्ट्री में मेरा हाथ कट गया है तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए सपोज। तो ऐसा कंपनसेशन पे करने के लिए आप इस तरह का रिजर्व को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। आप देना चाहते हैं 10% डिविडेंड, बट आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है 10% डिविडेंड देने के लिए।
आप सपोज 7% डिविडेंड ही पे कर सकते हैं अपने अवेलेबल प्रॉफिट में से, तो 3% की जो डेफिशिएंसी है वो आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये रिजर्व इसीलिए बनाया गया है। रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। रिप्लेसमेंट ऑफ असेट मीन्स आज आपने कोई फिक्स असेट्स खरीदा हुआ है जिसकी एक लाइफ है, जैसे वो लाइफ पूरी हो जाएगी आपको नया असेट फिर से परचेज करना है, तो आपका एक खर्चा होगा, ये आपको आज ही पता है, तो क्यों ना उतने सालों में वापस से उस मशीन के लिए पैसा जोड़ लिया जाए, इसलिए ये रिजर्व क्रिएट हुआ है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिससे कंपनी अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। वो डिवेंचर्स से लिया हुआ पैसा कभी ना कभी कंपनी को रीपे भी करना होता है, तो रीपेमेंट करने के लिए जो पैसे जोड़ रही है कंपनी, उस रिजर्व को कहते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। लास्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम उस रिजर्व को कहते हैं जो कैपिटल नेचर की एक्टिविटीज से होने वाले प्रॉफिट में से क्रिएट हुआ है। अब कैपिटल नेचर की एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो रेवेन्यू नेचर नहीं होती वो कैपिटल नेचर होती हैं। रेवेन्यू नेचर कौन सी बताई थी हमने? जो डे टू डे ऑपरेशंस में परफॉर्म की जाती हैं उन्हें हम रेवेन्यू नेचर एक्टिविटीज कहते हैं। तो उनसे होने वाला प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट था? रेवेन्यू प्रॉफिट्स, जिसमें से रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट हुआ था। अब जो एक्टिविटीज कभी कभी होती हैं कैपिटल नेचर की एक्टिविटीज होती हैं, वो उन एक्टिविटीज से होने वाले प्रॉफिट को जहां हम ट्रांसफर करते हैं उस रिजर्व का नाम है कैपिटल रिजर्व। अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल नेचर की एक्टिविटीज कौन सी होती होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिजर्व भी हम रेवेन्यू रिजर्व भी कहीं ना कहीं यूज ही कर रहे थे। कैपिटल रिजर्व भी एक पैसा ही है जिसको हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व को हम ओनली कैपिटल नेचर के लॉसेस को ही राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। मतलब ये इस तरह का पैसा नहीं है कि उसको कहीं भी मन करे वहां यूज कर लेंगे। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स, कैपिटल नेचर के ही नुकसान जो कभी कभी होने वाले ही नुकसान होते हैं, उन नुकसान को ही राइट ऑफ करने में यूज होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम कैपिटल रिजर्व के एक एक करके। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड एसेट्स हमने डेली नेचर में बेचने के लिए तो खरीदा नहीं होता है। हम मशीन खरीदते हैं प्रोडक्शन के लिए जो 8-10 साल 15 साल हमारे बिजनेस में रहती है। कभी ना कभी तो पुरानी होगी तो बेचनी भी पड़ेगी। उस दौरान सेल पे अगर हमें कोई प्रॉफिट हो जाता है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कहा जाएगा, डेली बेसिस पे नहीं होता ये। नेक्स्ट, अमाउंट प्रीमियम received on issue of shares या डिबेंचर्स। कंपनी शेयर या डिबेंचर्स इशू करती है आपने। लेट शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, बट वो कंपनी ने 12 रुपये में बेच दिया है। जो 2 रुपये ऊपर मिले हैं कंपनी को वो कैपिटल नेचर के हैं। डेली बेसिस पे नहीं करते हम कंपनी भी शेयर्स इशू। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन revaluation of assets and
लाइबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज कर जाए तो हमारा प्रॉफिट है, फायदा है हमारा। लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाए तो फायदा है हमारा, अगर हमारा कर्ज कम हो जाए तो अगर हम कभी अपने एसेट्स या लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर रहे हैं, उनकी वैल्यू दोबारा से लगा रहे हैं, उस प्रोसेस में अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। ये अनरियलाइज्ड होता है। अनरियलाइज्ड मतलब अगर हमने असेट बेचा है तो पैसे आए हैं हमारे पास, रियलाइज्ड गेन है। अगर हमने शेयर्स बेचे हैं तो आए हैं हमारे पास पैसे, रियलाइज्ड गेन है। सिर्फ बुक्स में वैल्यू चेंज की है, बेचा नहीं है एक्चुअली में असेट, तो बुक्स में वैल्यू चेंज की है तो कैश में रियलाइज थोड़ी हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनरियलाइज्ड गेन है। नेक्स्ट, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो ऐसा नहीं होता कि हर एप्लीकेंट जो अप्लाई करता है शेयर्स के लिए वो सारे पैसे दे ही देता हो। लेट 10 रुपीज़ का शेयर था, 4 पार्ट्स में पैसे देने थे, पहले 2 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 3 रुपये। तो मैंने अप्लाई किया, 2 रुपये दे के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया मैंने। जब कंपनी ने नेक्स्ट 3 रुपीज़ मंगाए वो भी दे दी मैंने, बट उसके बाद जब कंपनी ने अपने अगले 2 रुपये और उससे बाद वाले 3 रुपये कॉल किए तो मैं फेल हो गया पे करने में। मैं ये 5 रुपये पे नहीं कर पाया सपोज, तो कंपनी कॉल करेगी हमें कि या तो आप हमारे पैसे दे दीजिए, मतलब या तो शेयर्स वाले जो पैसे हैं वो दे दीजिए, नहीं तो हम आपके शेयर को फॉरफीट कर लेंगे। फॉरफीट करने का मतलब होता है जब्त कर लेंगे हम, ना आपको भरा हुआ पैसा मिलेगा ना शेयर मिलेगा। तो फॉरफीचर आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई एप्लीकेंट पैसे पे करने में फेल हो जाता है शेयर के, तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो उन शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है। अब फॉरफीट किए हुए शेयर्स वापस से भी कहीं ना कहीं री इशू तो होते हैं, रखे तो रहेंगे नहीं। इस प्रोसेस में अगर हमें कोई बेनिफिट होता है, कंपनी को इस प्रोसेस में कोई बेनिफिट होता है, उस प्रॉफिट को भी कैपिटलिज्म में ही शामिल किया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट्स में। लास्ट है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अभी हमने स्पेसिफिक रिजर्व में पढ़ा था कि डिवेंचर क्या होता है और रीपे भी किया जाता है। अगर डिवेंचर्स को रीपे करने के लिए, करने के टाइम पे कोई बेनिफिट हो जाए, हमें कोई फ़ायदा हो जाए, वो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है। अब सपोज डिवेंचर 100 रुपये का है, पब्लिक ने आपसे 100 रुपये दिए थे, तो फ़ायदा तो तभी होगा ना जब पब्लिक वापस से 95 ले ले। 100 रुपये ना ले या 105 रुपये ना ले, 95 ही ले ले, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने 100 रुपये लिए थे, 100 ही रुपये दे रहे हो आप या 105 दे रहे हो, तो फ़ायदा थोड़ी होगा। अब क्या आप सोच के चलते हैं कि पब्लिक 95 रुपीज़ लेगी? एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जिससे आपने पैसे लिए हैं या दिए हैं, उतने से कम पैसे कोई लेना या देना पसंद नहीं करता। इंटरेस्ट बेशक छोड़ सकता है, बट उतने पैसे तो लेगा जितने दिए थे। तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा? कई बार क्या होता है कि कंपनी टाइम से पहले रिडीम कर लेती है अपने डिवेंचर्स को। सपोज एग्रीमेंट था 10 साल का, 10 साल बाद रीपे करना था, बट कंपनी 5 साल 7 साल बाद ही रिडीम कर रही है अपने डिवेंचर्स। सपोज कंपनी अपने आप खरीद रही है
उस टाइम पे ऐसे केसेस हो सकते हैं कि 100 रुपये वाली चीज़ 99 में या 98 में खरीद ली हो। जनरली ऐसा ही होता है कि टाइम से पहले जब रिडीम कर दिए हो तो फ़ायदा हो जाए, अन्यथा आप भी सोच सकते हैं कि आपने किसी से अगर 1000 रुपये दिए थे तो 900 रुपये आप वापस तो लेंगे नहीं, 1000 तो ज़रूर लेंगे आप। आई होप आपको कैपिटल रिजर्व वाले पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे। अब लास्ट एक लाइन में एक और रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व। एज द नेम सजेस्ट सीक्रेट, इसका मतलब है ये डिस्क्लोज नहीं किया हुआ होता होगा बुक्स में। अगर बुक्स में लिखा ही हो तो फिर कहेगा सीक्रेट। जैसे हर घर में मम्मीज़ के पास जो पैसा होता है वो पता नहीं होता कि पैसे कितने दबाए बैठे हैं मम्मी पापा के पर्स में से निकाल के। ऐसे रिजर्व्स को हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं, जो डिस्क्लोज नहीं कर रखा, पता नहीं है जिसका कि अलग से भी कहीं पैसा जोड़ा हुआ है। ऐसे रिजर्व को हम सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा टॉपिक था हमारा, छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।